My next article is Rutherford experiment. Rutherford experiment. This experiment, let me tell you, it became a turning point in the history of physics. साइंस के इतिहास में, फिजिक्स के इतिहास में रदरफोर्ड का यह जो एक्सपेरिमेंट है, यह एक टर्निंग पॉइंट कहलाता है। और टर्निंग पॉइंट इसलिए कहलाता है क्योंकि इसने गलत दिशा में जाती हुई फिजिक्स को सही दिशा दिखाई थी। दिस एक्सपेरिमेंट शोन अ राइट डायरेक्शन टू द फिजिक्स, टू डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करके एक बहुत बड़ा काम करा, बहुत अच्छा काम करा, उसकी वजह से उनको हम सर जे थॉमसन बोलने भी लगे। मगर उस इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने के बाद उसने फिजिक्स को एक गलत डायरेक्शन भी दे दी। कौन सी गलत डायरेक्शन? प्लम पुडिंग मॉडल देकर। प्लम पुडिंग मॉडल को देकर उसने गलत दिशा में भी हमको भेज दिया था, भटका दिया था, और बड़े लंबे समय तक वही प्लम पुडिंग मॉडल माना जाता रहा। और उस प्लम पुडिंग मॉडल को फेल प्रूव करने में रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का मेन रोल रहा। ना केवल उसको फेल प्रूव करा बल्कि एक सही दिशा दी। आप देखिए, अभी तक हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते समय कहीं पर भी न्यूक्लियाई शब्द का इस्तेमाल नहीं करा है। अभी तक कहीं कोई न्यूक्लियाई की हमने बातचीत करना चालू नहीं करी है, न्यूक्लियाई का नाम भी नहीं लिया है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही हमें न्यूक्लियाई की एग्जिस्टेंस का पता लगा और हम न्यूक्लियाई को कंसेप्चुअलाइज करें, और यहीं से अब हम न्यूक्लियाई की बातचीत करना चालू करेंगे। हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को जानते हैं, समझते हैं कि कैसे क्या है। सबसे पहले उद्देश्य क्या था? उद्देश्य कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर शायद नहीं था। उद्देश्य था, एक्सपेरिमेंट के पीछे जो ऑब्जेक्टिव था, दैट वाज टू कंट्रोल द हार्मफुल रेडिएशंस एमिटेड बाय रेडियोएक्टिव मटेरियल। बैक्वेरल ने रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर कर दी थी। रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी के साथ उसने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिस्कवर कर दिए थे, और उसने यह डिस्कवर कर दिया था कि यह रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कुछ रेडिएशंस एमिट कर रहे हैं, और वह रेडिएशन है अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन और गामा रेडिएशन। और ये बेहद खतरनाक, बेहद घातक रेडिएशन है। इन रेडिएशन से कैंसर हो जाता है, और यह रेडिएशन यदि हमारी बॉडी से एक्सपोज हो जाए, यदि बॉडी पर टकरा जाए, तो हम 2-4 महीने के मेहमान रह जाते हैं। 2-4 महीने के अंदर ही हम राम प्यारे हो जाएंगे। ये बात बैक्वेरल ने डिस्कवर कर दी थी। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिस्कवर हो चुके थे। मैडम क्यूरी ने उस समय काफी कुछ काम कर लिया होगा। अब रदरफोर्ड का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, दैट इज टू कंट्रोल द हार्मफुल अल्फा रेडिएशंस एमिटेड बाय रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। अब ये जो अल्फा रेडिएशंस होते हैं, इनमें अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। अल्फा रेडिएशंस ये जो हैं, इसमें अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, और यह जो अल्फा पार्टिकल्स है बहुत मासिव होते हैं। इन अल्फा पार्टिकल्स का जो मास होता है, देयर मास इज 4 AMU और 4 times mass of proton, and they have got positive charge of 2 protons. पॉजिटिव चार्ज ऑफ 2 प्रोटॉन्स, 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज होता है। एंड दे हैव गॉट वेलोसिटी
in the range of 1% to 10% of velocity of light. मतलब जो इनकी velocity होती है 3 into 10 to the power 6 meters per second से 3 into 10 to the power 7 meters per second के रेंज में. मैंने अल्फा पार्टिकल्स के बारे में कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन दी है जो अभी आवश्यक है, डिटेल में हम आगे जाके जरूर सीखेंगे. ये अल्फा रेडिएशंस जो है दे आर एमिटेड बाय रेडियोएक्टिव सब्सटेंस. They consist of alpha particles. This alpha particles are very massive particle, बहुत भारी particle होते हैं. They have got mass of 4 AMU, that is mass equal to that of 4 protons. They have got charge of 2 protons. Positive charge होता है, 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज होता है. और खास बात से बहुत अधिक वेलोसिटी के साथ में मूव करते हैं. Their velocity is in the range of 1% to 10% of velocity of light. They generally moves with the velocity in the range of 3 into 10 to the power 6 meters per second to 3 into 10 to the power 7 meters per second. That is huge velocity. In fact, alpha particles are as if elephant running in an open grassland. जस्ट इमेजिन यदि कोई हाथी खुले मैदान में दौड़ रहा है, हाथी जो बहुत भारी है, वजनी है, बड़ा है, और खुले मैदान में वह दौड़ रहा है किसी वजह से, अच्छी खासी वेलोसिटी से भी दौड़ता है. ये अल्फा पार्टिकल एक दौड़ते हुए हाथी के समान है जिसे डिविएट नहीं करा जा सकता. आप उसे धक्का देकर गिरा नहीं सकते, आप उसके सामने नहीं आ सकते, कोई उसके सामने आने की कोशिश नहीं करेगा. यदि कोई उसके सामने आएगा तो कुचल दिया जाएगा, वो किसी को नहीं देखेगा. मद मस्त हाथी के माफिक है. ऐसे होते हैं यह अल्फा पार्टिकल. रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इस तरह की रेडिएशन एमिट करता है, और इस तरह की रेडिएशन यदि हमारी बॉडी पर इंसिडेंट हो जाए तो खास ये हमारी स्किन को तो बिल्कुल बेकार कर देते हैं, पूरी स्किन को जला कर रख देते हैं. ऐसी अल्फा रेडिएशंस को वह रोकने की कोशिश कर रहा था, उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था. और इनको कंट्रोल करने के लिए किस तरह के मेटल्स का इस्तेमाल करा जा सकता है, वह गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, इन सभी मेटल का इस्तेमाल कर रहा था. उसने कुछ ऐसा सेटअप बनाया हुआ होगा. एक बात इधर हम और बताएं, ये जो अल्फा रेडिएशंस होती हैं दे इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट. फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करती है. फोटोग्राफिक प्लेट पर टकरा जाए तो वो काला धब्बा छोड़ जाती है, काला निशान छोड़ जाती है. यदि फोटोग्राफिक प्लेट मतलब क्या? फोटोग्राफिक प्लेट मतलब वो जो कैमरे के अंदर अपन रोल डालते हैं कि नहीं, वो आजकल तो ऐसे कैमरे नहीं चलते, आजकल तो डिजिटल कैमरे हैं. वी ऑल हैव डिजिटल कैमरे, बट वे बैक वी यूज्ड टू हैव कैमरे विथ रोल, फोटोग्राफिक रोल. कोडैक के, कोनिका के कैमरे आते थे और उसमें रोल डालते थे और क्लिक करते थे तो शटर खुलता था और रोल के सामने लाइट जाती थी और उसमें जो फोटोग्राफिक फिल्म है उस पर सामने जो भी कुछ है वह छप जाता था. वो फोटोग्राफिक फिल्म होती थी. फोटोग्राफिक फिल्म की खास बात है, इस पर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस पेंटेड होता है और सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है कि उस पर जब कोई सी भी एनर्जेटिक पार्टिकल या एनर्जेटिक रेडिएशन टकराती है तो उस पर एक काला निशान बन जाता है, उसका डार्कनिंग इफेक्ट हो जाता है. तो रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स और अल्फा रेस को डिटेक्ट करने के लिए उस फोटोग्राफिक प्लेट का, फोटोग्राफिक रोल का ही इस्तेमाल करा होगा. अब जो सेटअप उसने लगाया वो कुछ ऐसा लगाया. सबसे पहले तो उसने किसी बड़े बक्से में, भारी बॉक्स के अंदर उसने अल्फा एक्टिव रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इधर रख दिया होगा. दिस इज, I'll say, alpha active radioactive substance. Radioactive substance. Radioactive substance means
वह सब्सटेंस जो रेडिएशन एमिट करते हैं, जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन एमिट करते हैं, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन एमिट करते हैं। और अल्फा एक्टिव मतलब ये एक ऐसा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो अल्फा रेडिएशन एमिट करता है, तो इससे अल्फा रेडिएशंस बाहर आएंगी। ये जो बॉक्स है, लेड बॉक्स है, 8 से 10 सेंटीमीटर मोटा लेड बॉक्स होता है। ये बात बैक्वेरेल ने बता दी थी कि 8 से 10 सेंटीमीटर मोटे लेड बॉक्स के अंदर रखोगे तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेड इट्स हेवीएस्ट स्टेबल मेटल, इस लेड बॉक्स के अंदर रखा हुआ है जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये जब रेडिएशन एमिट करेगा तो चाहे जहां नहीं फैलेगी, वह सिर्फ अब इधर से ही बाहर आकर निकलेगी। अब इसके सामने उसने क्या करा, इस तरह का एक सेटअप बनाया। और इधर उसने गोल्ड फॉइल रखी थी। दिस इज गोल्ड फॉइल। सोने की वरख। गोल्ड is the most malleable metal. It's also the most ductile metal. Now, what do you mean by the most malleable metal? Means it can be drawn into thin sheets. It can be beaten into thin sheets. इसकी बिल्कुल बारीक, बहुत पतली शीट बनाई जा सकती है। डक्टाइल मीन्स इसके बहुत पतले वायर बनाए जा सकते हैं। गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल मेटल। इसकी उसने एक बिल्कुल बारीक सी फॉइल, पतली फॉइल बना के रखा। नाउ व्हाट हियर, ऑल्दो इधर हम गोल्ड के बारे में बता दें, गोल्ड एक हैवी मेटल होता है। इट हैव गॉट एटॉमिक मास ऑफ 197 एंड एटॉमिक नंबर इन द रेंज ऑफ 97। मीन्स गोल्ड में 97 प्रोटॉन्स होते हैं, 97 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और लगभग 100 न्यूट्रॉन्स होते हैं। वी यूज्ड टू से, ऐसे गोल्ड मेटल की एक फॉइल सामने रखी। नाउ व्हाट ही ऑब्जर्व वाज, ही ऑब्जर्व दैट most of the alpha rays, most of the alpha particles emitted by this alpha active radioactive substance goes undeviated, while one among 200 alpha particle got deviated and one among 20,000 alpha particle rebounds back. His observation was, मैं observation लिखता हूं, observation was most alpha particles goes undeviated. Most alpha particle are undeviated. अधिकतर अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधा स्ट्रेट गोल्ड फॉइल को पेनिट्रेट करते हुए बिल्कुल सीधा निकल गए। यह पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन, one among 200 alpha particle got deviated or scattered. Scattering means deviation from the original path. Any ray, any light ray or any radiation or any ray, when it gets deviated from its original path, we call it scattering. We used to say these are the scattered ray. यह scattered or deviated. These are scattered or deviated ray. अपने रास्ते से, अपने पाथ से यह भटक गई, डिविएट हो गई, इसे हम scattered और deviated. And one among 20,000 alpha particles rebounded.
1 among 20,000 alpha particle rebounded. This was Rutherford experiment and this was his observation. यह बात उसने ऑब्जर्व करी. And after making this observation, what conclusion can be drawn with this observation? जरा सोचिए. यह अल्फा रेस जो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से आ रही हैं, इसमें अल्फा पार्टिकल्स है और यह अल्फा पार्टिकल दौड़ते हुए हाथी के माफिक है. दौड़ते हुए हाथी के माफिक कुछ पार्टिकल्स आ रहे हैं और गोल्ड फॉइल से टकरा रहे हैं. सामने गोल्ड फॉइल है. अब गोल्ड फॉइल में यदि गोल्ड के एटम वाकई में स्फेरिकल शेप के प्लम पुडिंग मॉडल के हिसाब से होंगे तो बहुत बड़े बड़े एटम हुए. एक तरीके से हाथी आ रहा है और बहुत भारी दीवार से सीधा टकरा रहा है. दौड़ता हुआ हाथी आ रहा है, यह अल्फा पार्टिकल दौड़ते हुए हाथी आए और सामने एक मोटी सी दीवार है और उससे सीधा सा टकरा गए. और वो दीवार काहे की बनी हुई है? बड़े भारी बड़े बड़े तरबूजों से बनी हुई है. तरबूज नहीं बोलना चाहिए इधर, तो बड़ी बड़ी बॉल बोलना चाहिए. इतनी बड़ी बड़ी बॉल, सॉलिड डेंस वॉल है, उससे वो दीवार पूरी बनी हुई है और ऐसी दीवार से हाथी आकर टकरा रहा है. यदि वाकई में प्लम पुडिंग मॉडल होता तो क्या यह ऑब्जर्व हो सकता था? हम कहते कभी नहीं. यदि वाकई में एटम स्फेरिकल होते, सॉलिड स्फीयर होते, तो दो ही चीज हो सकती थी. या तो सारे सारे अल्फा पार्टिकल रिबाउंड होते, या तो सारे सारे अल्फा पार्टिकल रिबाउंड होते, या फिर सारे सारे अल्फा पार्टिकल उसके अंदर एम्बेडेड हो जाते, उसके अंदर धस जाते. जस्ट लाइक कि हमने किसी तरबूज में एक बुलेट से गोली मारी. हमने सामने एक तरबूज रख दिया और सामने तरबूज रखा हुआ है, सॉलिड है, सॉलिड स्फीयर है, और हमने एक गन ली. उस गन में हमने कोई बॉल बेयरिंग डाल दिया, कोई छर्रा डाल दिया और उस बॉल बेयरिंग को हम फायर करते हैं तरबूज पर. तो दो ही बात हो सकती है. या तो वो जो बुलेट है, वो जो बॉल बेयरिंग है या जो छर्रा है वो रिबाउंड हो, या फिर उस तरबूज के अंदर जाकर धस जाए. मगर ऐसा तो हुआ ही नहीं. ऐसा तो हुआ ही नहीं. हम क्या देख रहे हैं कि अधिकतर अल्फा पार्टिकल्स अनडिविएटेड बिल्कुल सीधे जा रहे हैं. अधिकतर अल्फा पार्टिकल्स अनडिविएटेड बिल्कुल सीधे जा रहे हैं. और 200 में से एक अल्फा पार्टिकल डिविएट हो रहा है, स्कैटर हो रहा है, अपने रास्ते से भटक कर किसी और डायरेक्शन में जा रहा है. 200 में से एक अल्फा पार्टिकल, और 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल इस तरह से रिबाउंड हो रहा है. इसका मतलब है प्लम पुडिंग मॉडल कुड नेवर एग्जिस्ट. सबसे पहला कंक्लूजन तो मैं बोलता हूं, प्लम पुडिंग मॉडल कुड नेवर एग्जिस्ट. प्लम पुडिंग मॉडल तो हो ही नहीं सकता. एक्सपेरिमेंट से दिख रहा है, तो फिर क्या होना चाहिए? अब हम अलग अलग ऑब्जर्वेशंस के कंक्लूजन लगाते हैं. यह जो ऑब्जर्वेशन है जिसमें हमने देखा मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स आर अनडिविएटेड, अधिकतर अल्फा पार्टिकल्स का अनडिविएटेड सीधा निकल जाना, इसका मतलब क्या है? इस ऑब्जर्वेशन से हम एक कंक्लूजन जो ड्रॉ करते हैं, दैट इज एटम मस्ट कंसिस्ट ऑफ लार्ज वैकेंट स्पेस. गोल्ड एटम जिससे गोल्ड फॉइल बनी हुई है, ढेर सारे गोल्ड एटम जिससे यह गोल्ड फॉइल बनी हुई है, इसमें लार्ज वैकेंट स्पेस होना चाहिए.
this observation conclude that atom must consist of large vacant space. एटम के अंदर ढेर सारी वैकेंट स्पेस होना चाहिए, तभी यह संभव है कि अधिकतर अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधा अनडेविएटेड निकल जाएं, अन्यथा ऐसा हो ही नहीं सकता। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन जो हमने करा, 1 among 200 अल्फा पार्टिकल्स गॉट डेविएटेड। 200 में से एक अल्फा पार्टिकल डिविएट हो गया, अपने रास्ते से स्कैटर हो गया, ऐसा कब हो सकता है? रदरफोर्ड ने कहा, यदि कोई बहुत हैवी पॉजिटिव चार्ज हो, कोई डेंस पॉजिटिव चार्ज हो, इस पर काफी अधिक पॉजिटिव चार्ज है, इट्स डेंसली पॉजिटिवली चार्ज, इसके पास से यदि कोई अल्फा पार्टिकल जिसके पास पॉजिटिव चार्ज ही है, यदि वह इसके पास से गुजरता है तो इन दोनों में रिपल्शन होएगा और रिपल्सिव फोर्स की वजह से यह अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से डिविएट हो जाएगा, स्कैटर हो जाएगा। ऐसा तभी हो सकता है क्योंकि अल्फा पार्टिकल के पास पॉजिटिव चार्ज है, इट हैव गॉट चार्ज ऑफ 2 प्रोटॉन्स। सिंस अल्फा पार्टिकल हैव गॉट चार्ज ऑफ 2 प्रोटॉन्स, तो इसको डिविएट करने के लिए, इसको स्कैटर करने के लिए कहीं ना कहीं से कोई रिपल्सिव फोर्स मिलना चाहिए, और वह रिपल्सिव फोर्स तब मिलेगी जब यह अल्फा पार्टिकल किसी दूसरे हेविली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के करीब से गुजरेगा, तब उसके रिपल्सिव फोर्स से डिविएट हो सकता है। इसका मतलब गोल्ड एटम के अंदर कोई डेंस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होना चाहिए। एटम मस्ट कंसिस्ट ऑफ अ हेविली और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। इट मीन्स एटम मस्ट हैव heavy positively charged body, positively charged body। यह इसका मतलब हुआ कि एटम के अंदर कोई बहुत ज्यादा हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होना चाहिए, और उसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से और उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स की वजह से कोई सी बॉडी जो उससे टकराएगी, जो उसके करीब से पास होएगी, वो डिविएट हो जाएगी। अब तीसरी बात जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज 1 among 20,000 अल्फा पार्टिकल्स गॉट रिबाउंडेड। 20,000 अल्फा पार्टिकल्स यदि इंसिडेंट कर रहे हैं तो उसमें से एक अल्फा पार्टिकल इस तरह से रिबाउंड हो जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है, इसको समझाने के लिए मैं इसी समय एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं। ये छोटा सा चौक है मेरे हाथ में, बिल्कुल छोटा सा चौक का पार्टिकल मैंने लिया है, और ये बहुत हैवी बोर्ड है। यदि मैं इस चौक को इस हैवी बोर्ड पर ऐसे हिट करता हूं, क्या होगा? क्या बोर्ड पर कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। बोर्ड बहुत मासिव है, मासिव वॉल से अटैच्ड है, बोर्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ा। किस पर फर्क पड़ा? चौक पर। जो चौक इससे टकराया हुआ ऐसे कैसे रिबाउंड हो गया? अल्फा पार्टिकल जो अपने आप में बहुत मासिव है, वैसे हाथी के समान है, वो किसी चीज से टकराए और टकरा के लौट जाए। इसका मतलब वो जिससे टकरा रहे हैं वो बहुत डेंस है, वह बहुत मासिव है, इसलिए वो अल्फा पार्टिकल टकरा के लौट रहे हैं। इसका मतलब यदि कोई अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधा सीधा इस बॉडी से आकर टकराए तो वह टकरा के लौटेगा। इसका मतलब है कि ये बहुत मासिव भी है,
और ये मासिव कैसे होएगा? जब इसके अंदर सारे सारे न्यूट्रॉन होंगे, सारे सारे न्यूट्रॉन के होने से यह मासिव हो जाएगा। इट मीन्स एटम मस्ट कंसिस्ट ऑफ अ massive, a dense, a very small body in the nuclei. It means this positively charged body is massive and dense. इसका मतलब है कि यह जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है ये बहुत massive है, ये बहुत डेंस है, एंड hence very small as well. Consisting all the neutrons and protons. इसका मतलब कि यह जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है ये बहुत मैसिव है, ये बहुत डेंस है, ये बहुत छोटी है। छोटा होएगा भाई, छोटा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 20,000 में से एक पार्टिकल टकरा के लौटा है ना। 20,000 तो ऐसे कैसे निकल गए? 20,000 ऐसे कैसे निकल गए? मतलब लार्ज वैकेंट स्पेस, और उस लार्ज वैकेंट स्पेस के बीच में, ठीक बीच में कोई डेंस मैसिव बॉडी होनी चाहिए। ये मैसिव कैसे होगी? यदि सारे सारे न्यूट्रॉन्स इसके अंदर होंगे और सारे सारे प्रोटॉन्स भी इसके अंदर होंगे तो ये मैसिव हो जाएगी, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बहुत भारी पार्टिकल्स होते हैं और ये सारे यदि अंदर होंगे तो बॉडी का मासिव होना निश्चित है। और ये पॉजिटिवली चार्ज कैसे होगी? क्योंकि सारे सारे प्रोटॉन्स हैं। एंड रदरफोर्ड कॉल्ड इट अ न्यूक्लियाई। रदरफोर्ड नेम्ड इट न्यूक्लियाई। In this manner, Rutherford for the first time concluded the existence of nuclei. Rutherford ने सबसे पहली बार न्यूक्लियाई का एग्जिस्टेंस कंक्लूड कर लिया। उसने कहा एटम के अंदर न्यूक्लियाई होता है, इस न्यूक्लियाई में सारे सारे प्रोटॉन्स होते हैं, इस न्यूक्लियाई के अंदर सारे सारे प्रोटॉन्स होते हैं और सारे सारे न्यूट्रॉन्स भी इस न्यूक्लियाई के अंदर होते हैं। यह न्यूक्लियाई सारे सारे प्रोटॉन्स के होने से पॉजिटिवली चार्ज है और सारे सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के होने से यह बहुत मैसिव भी है। इसका साइज काफी कम है, साइज काफी कम होने की वजह से यह बहुत डेंस भी है। एंड इलेक्ट्रॉन्स लाई आउटसाइड दिस न्यूक्लियाई। इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियाई के चारों तरफ बाहर फैले हुए होते हैं, इस तरह से। अधिकतर अल्फा पार्टिकल, इस तरह से अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन काफी छोटे हैं, काफी हल्के हैं, नेग्लिजिबल साइज के हैं। इन अल्फा पार्टिकल्स की मोशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियाई के करीब से पास हो रहे हैं वह डिविएट हो जाते हैं और जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियाई से काफी दूर है उनकी मोशन पर किसी तरह से कोई फर्क नहीं है। यह वह अल्फा पार्टिकल है विच इज 1 among 20,000 जो रिबाउंड हो रहा है, और यह वह अल्फा पार्टिकल है विच इज 1 among
200 जो डेविएट या स्कैटर हो रहा है, और यह बाकी के लगभग 20,000 अल्फा पार्टिकल से 1 among 20,000 और 1 among 200 और 100 among 20,000. This was Rutherford conclusion. Rutherford first of all concluded that atom must consist of large vacant space. एटम के अंदर ढेर सारी वैकेंट स्पेस होनी चाहिए. एटम के अंदर कोई हेवीली पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होनी चाहिए, और यह जो हेवीली पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है ये मासिव भी होना चाहिए, इसको काफी डेंस होना चाहिए, काफी छोटा होना चाहिए. एंड वी मे कॉल इट न्यूक्लियस. एटम कंसिस्ट